नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ 2 लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न शामिल किए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबको हमारे साथ साथ ये क्विज सॉल्व करनी है और लाइव कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स कमेंट करने हैं। बाद में आपने कितना स्कोर गेन किया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ताकि आप अपने आप को अदर स्टूडेंट से कंपेयर कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। प्रश्न है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? ऑप्शंस हैं सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 8वीं सूची में शामिल की गई। बी, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। सी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा दिया गया। डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा दिया गया क्रमशः 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधनों द्वारा। गोवा को 56वें संविधान संशोधन 1987, अरुणाचल प्रदेश को 55वें 1986 एवं 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को, साथ ही साथ 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। तो आप ध्यान रखिएगा, 56वां कब हुआ? 1987 में, 55वां 1986, 53वां 1986, 36वां 1975, जिनसे क्रमशः गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संशोधन से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। 36वां किससे रिलेटेड है? सिक्किम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? ए, बिहार, बी, महाराष्ट्र, सी, पश्चिम बंगाल, डी, मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश में सीटें हैं 80, उसके बाद किस प्रदेश में सीटें हैं दिए गए ऑप्शंस में से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। उसके बाद आप मध्य प्रदेश देख रहे हैं। अगर बाकी ऑप्शंस की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें। विभिन्न राज्यों की बात करें, किस राज्य में कितनी सीटें हैं, तो वो लिस्ट मैं आपके सामने आपको बता रहा हूं। जो मेन राज्य हैं उसमें कितनी सीटें हैं, इसको ध्यान से आप ध्यान रखिएगा। बिहार में टोटल 40 सीटें हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीटें, दिल्ली में 7, अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, बिहार में 40, चंडीगढ़ में 1, छत्तीसगढ़ में 11, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में आपका 48 सीट, वहीं मणिपुर में 2, उड़ीसा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 39, त्रिपुरा में 2, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 42, तेलंगाना में 17। तो ये दिए गए ऑप्शंस में से बिहार में कितनी सीटें? 40, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में 42।
तो ये मेन राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में 80, उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र 48, बिहार में है 40, मध्य प्रदेश में है 29, पश्चिम बंगाल में 42। इस प्रकार सीटों की संख्या थी लोकसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पे। जितनी सीटें मैंने बोली हैं आप उसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, उससे आपका ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। कभी इनके अलावा भी कोई और राज्य देता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। राज्यसभा के निर्वाचन में किसी राज्य से उम्मीदवार बनने के लिए उसे उस राज्य में ऑप्शंस हैं, मतदाता होना अनिवार्य है, मतदाता होना आवश्यक नहीं है, जन्म होना आवश्यक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि अगर कोई राज्यसभा उम्मीदवार किसी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी पेश करता है तो उसे उस राज्य का मतदाता होना अनिवार्य है कि नहीं है, वहाँ जन्म होना अनिवार्य है या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपको राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों की जानकारी होगी तो आप इसका अच्छे से आंसर कर ले जाएंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें कि जो मौजूदा कानून है उसके अनुसार किसी बाहरी व्यक्ति को राज्यसभा सीट के लिए चुना जा सकता है, यानी यदि वह राज्य से बिलोंग नहीं करता है, यानी उस राज्य में उसका जन्म नहीं हुआ है, फिर भी वह उस राज्य से चुना जा सकता है। 2003 से पहले जो प्रावधान थे उसके अनुसार राज्य से बाहर राज्यसभा सीट पर किसी बाहरी व्यक्ति का चयन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के जरिए बाहरी व्यक्ति को दूसरे राज्य से राज्यसभा उम्मीदवार बनने का मौका मिला। तो किस एक्ट से? तो उसको बोलते हैं आरपीआई एक्ट। कब बना था? 1951 में। और इसी के तहत वर्ष 2003 के बाद कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक किसी अन्य राज्य में राज्यसभा सीट का उम्मीदवार हो सकता है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब है कि मतदाता होना आवश्यक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सब इस प्रश्न का आंसर जरूर करेंगे। पंचायत राज विषय है, ऑप्शंस दिए गए हैं समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, विशेष अधिकारों की सूची में। आपको बताना है कि जो पंचायती राज है वो किस सूची का विषय है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। संविधान में अनुसूची 7 में विभिन्न सूचियों के बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें क्रमशः केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। केंद्र सूची में ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर केंद्र कानून बनाता है, जबकि राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य कानून बनाता है। ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की आवश्यकता महसूस होती है, उन सूचियों को समवर्ती सूची में रखा गया है। यद्यपि राज्य सूची के ऊपर केंद्र सूची को वरीयता दी गई है, यानी अगर समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं तो उस अवस्था में केंद्र का कानून प्रभावी होगा। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 42वें, 44वें, 45वें, 52वें। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 44वें।
44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। बात करते हैं विभिन्न ऑप्शनों की जो इसमें दिया हुआ है, यानी सबसे पहले बात 42वें संविधान संशोधन की। प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 44वां संविधान संशोधन, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं अभी 42वें संविधान संशोधन की। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। साथ ही साथ इसके द्वारा अधिकारों के साथ कर्तव्यों की व्याख्या करते हुए नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य भी निश्चित किए गए थे। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ नवीन तत्व इसके द्वारा जोड़े गए थे। इसके द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए। साथ ही साथ अनुच्छेद 352 के तहत यह व्यवस्था की गई कि आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए, तथा संसद द्वारा दिए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती देने से भी वर्जित कर दिया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा चेंज की गई थी। अब बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1978 में हुआ था। इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया वो था संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना देना। लोकसभा राज्यसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। साथ ही साथ मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार के लिए कह सकेंगे। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद भी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को स्वीकार कर लेंगे। ये बात की गई थी 44वें संविधान संशोधन पर। वहीं बात करते हैं अगर 45वें संविधान संशोधन की, तो इसमें इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया। ये संविधान संशोधन 1980 में हुआ। इसके द्वारा जो SC ST रिजर्वेशन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया। साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन मेंबर्स का नॉमिनेशन होता था पार्लियामेंट में, इन दोनों चीज़ों को आगामी 10 साल के लिए बढ़ा करके 1990 तक कर दिया गया। 1980 से बढ़ाकर 1990 तक कर दिया गया। 2 चीज़ों में चेंज हुआ। आर्टिकल 334 में हमें चेंज देखने को मिलता है। जबकि संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संबंधित है राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन में किए गए चेंजेस थे, 44वें संविधान संशोधन द्वारा काफ़ी हद तक उनको फिर से वैसा ही कर दिया गया। 45वें संविधान संशोधन द्वारा 1980 में रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया। 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है। तो इस प्रकार ये चारों ऑप्शंस थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, इनकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको डिटेल्ड एनालिसिस कराई आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 एक बार फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। आकस्मिक निधि से धन व्यय करने के लिए लोकसभा की अनुमति आवश्यक है। प्रश्न नंबर उसका कथन 2, आकस्मिक निधि से धन व्यय करने के लिए राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना 1 ना 2। आपको इन दोनों कथनों में से सही कथन का चुनाव करके राइट आंसर कमेंट करना है। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी
कहता है कि ना एक की ज़रूरत है ना दो की ज़रूरत है। तो आकस्मिक निधि से जो व्यय करने के लिए राष्ट्रपति की ओर से व्यय करने के लिए वित्त मंत्रालय स्वयं सक्षम है। इस वजह से ना लोकसभा की ज़रूरत होती है और ना राज्यसभा की। तो आकस्मिक निधि भारत सरकार की ऐसी निधि है जो इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी यानी ऐसी जो इमरजेंसी लगा आपातकाल नहीं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जब धन की हमें तुरंत आवश्यकता होती है। उस समय हो सकता है कि जो संसद है हमारी, वो उसका टाइम ना चल रहा हो, संसद काल ना चल रहा हो, तो धन व्यय करने के लिए हमें लोकसभा या राज्यसभा की अनुमति लेने की, वेट करने की जरूरत नहीं है। आकस्मिक निधि से हम तुरंत धन व्यय कर सकते हैं, इसके लिए वित्त मंत्रालय स्वयं सक्षम है। इस वजह से प्रश्न का जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी संसद के किस सदन की होती है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपर्युक्त दोनों, या फिर किसी भी सदन की नहीं। क्वेश्चन रिलेटेड विद एस्टिमेट्स कमेटी, तो उसमें बताना है कि एस्टिमेट कमेटी किस से रिलेटेड है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, नन ऑफ दीज, या फिर दोनों सदनों की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा। लोकसभा की समिति है एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक है। तो इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्य शासन पर वित्तीय नियंत्रण होता है। इस समिति का कार्य विभिन्न विभागों के वित्तीय अनुमानों की जांच करना है। साथ ही साथ फिजूल खर्ची रोकने के लिए भी यह समिति सुझाव देती है। इसकी नियुक्ति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में की जाती है। टोटल जो सदस्य हैं वो सदस्य हैं 30, और इसका कार्यकाल 1 साल का होता है, तथा सदन का कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। जबकि बात करें अगर हम लोक लेखा समिति की, इसके साथ ही इसकी जुड़वा बहन के रूप में एक समिति और है, उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति, यानी द कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स। इस समिति पर इसका कार्य सरकार के सभी वित्तीय
तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।